नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो वहीं इनेलो, बसपा और जेजेपी भी कांग्रेस और बीजेपी की तरह टिकट को लेकर मंथन कर रहे हैं। जेजेपी में जहां जबरदस्त बिखराव देखा जा रहा है, तो वहीं इनेलो और बसपा गठबंधन विधानसभा के रण में कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनेलो, बसपा और जेजेपी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब इन पार्टियों की नजर कांग्रेस और बीजेपी के बाकी जो उम्मीदवार हैं और जो बागी उम्मीदवार हैं उन पर टिकी हुई है। बीजेपी कांग्रेस से टिकट ना पाने वाले दावेदारों पर इनकी नजर बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या इनेलो, बसपा और जेजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे? क्या इनेलो, बसपा और जेजेपी जिन मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, उनकी ये तलाश भी क्या पूरी होगी? ये सवाल है। हरियाणा का सियासी रण क्या कहता है? किस तरीके के समीकरण इस बार बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस बार समीकरण कुछ हट के जरूर हैं। तमाम प्रयोग सियासी दल कर रहे हैं। ये प्रयोग कितने सिरे चढ़ेंगे, ये सवाल बरकरार है। और ऐसे में इनेलो और बसपा का गठबंधन और जेजेपी हालांकि बिखर जरूर रही है, लेकिन हुंकार भर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं उन पर नजर ये तमाम अन्य दल बनाए हुए हैं। कितना इसका प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक पटल पर, किस तरह से देखा जाए, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप दोनों के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कम वक्त को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने से पहले बैठकें करने में जुटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के मकसद से जल्द चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतार देना चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी से इतर इनेलो, बीएसपी और जजपा दोनों ही पार्टियां कहने को हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन चुनाव मैदान में कद्दावर उम्मीदवार उतारने के लिए इनकी नजरें कांग्रेस और बीजेपी से बागी हुए उम्मीदवारों पर रहेंगी। इनकी कोशिश बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने अपने दलों में शामिल कराकर चुनाव मैदान में उतारने की रहेगी। ये अलग बात है कि जजपा नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अब तक किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन न होने की बात कह रहे हैं। विधानसभाओं में काम चल रहा है, उनका प्रधान सारे लग चुके हैं और मैं मानता हूं पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ विधानसभा में जननायक जनता पार्टी बिल्कुल है और ताड़ा विधानसभा का अभी खुश। अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है और आम आदमी पार्टी की जो आप चर्चा बारी बारी करते हो, उनका तो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ अलायंस है। इसके साथ ही जजपा नेता का ये भी दावा है कि हरियाणा के लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से आजिज आ चुके हैं, लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इन दोनों के विकल्पों पर जरूर विचार करेंगे और इसके साथ ही वो भूपेंद्र हुड्डा की कमियां गिनाना भी नहीं भूलते। वो तो एक लौता फॉर्म है। हमने तो बारी बारी भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि हिम्मत है नॉमिनेशन भरवाओ, हम साथ देंगे। वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाए और उनकी कमजोरी या उनका डर साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जेल जाने से डरते हैं। और उस घबराहट के अंदर जब उनके पास 30 विधायक थे, एक फॉर्म भरवाने के लिए तो 3 चाहिए थे, 10 चाहिए थे, हमारे पास तो 3 थे, हम तो भरवा नहीं सकते थे, फॉर्म ही कैंसिल हो जाता। मगर उनका पीछे हटना ये दिखाता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी से डरते भी हैं और मिले भी हैं। गठबंधन करने के बाद इनेलो और बसपा के हौसले भी काफी मजबूत हैं। इनेलो नेता जहां चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर प्रदेश की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं बसपा नेता भी चुनाव जीतने के बाद आम जन, खासकर युवाओं की समस्याएं हल करने की बात कह रहे हैं। अब आने वाले विधानसभा आम चुनाव में यहाँ से आगमन हो गया है कि हम इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है
तो यहाँ पे खाली कत्ल और ये जो गुंडागर्दी है वही नहीं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ये जो नशे की है, यहाँ पे भी अब नशा मतलब चरम पार कर चुका है। तो उस पे भी अभय जी ने अपनी पिछली मीटिंगों में खूब उस पर बात करी है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो इन सब मुद्दों को सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा, ताकि हमारा युवा जो है इन सब गलत चीज़ों से बचे और अपने भविष्य को सुरक्षित। बहरहाल जजपा के साथ ही इनेलो बीएसपी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला भले ही कर चुकी हो, लेकिन इनकी भी नजर कांग्रेस और बीजेपी के टिकट न मिलने पर भागे हुए कद्दावर नेताओं पर होगी, ताकि कद्दावर नेताओं के सहारे चुनावी वैतरणी को पार किया जा सके। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी न्यूज। तो सियासी दलों की आगे की रणनीति किस तरीके की होगी, इनेलो और बसपा का गठबंधन किस तरीके की रणनीति बना रहा है और क्या वो रणनीति में सफल होगी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। और सवाल ये भी बरकरार है कि अगर आगे की रणनीति बनाई जाए सियासी दलों के द्वारा तो क्या कांग्रेस और बीजेपी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। महेश, बेहद अहम सवाल वो ये कि आगे की रणनीति में इनेलो और बसपा, खासकर जजपा की भूमिका हरियाणा प्रदेश में अगर हम बात करें तो किस तरीके की अब मौजूदा स्थिति में देखने को मिल सकती है या मिल रही है। देखिए, जननायक जनता पार्टी को लेकर मैं कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला भी 10 विधायकों का जिक्र कर रहे थे। कौन से 10 विधायकों का जिक्र कर रहे हैं ये भी बता देते तो बेहतर होता। जोगीराम सिहाग आज ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के जो नरवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हो चुके हैं। पहले से बीजेपी के साथ वो चल रहे हैं। तो रामनिवास सुरजाखेड़ा भी यहाँ पर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नजदीक बने हुए देवेंद्र सिंह बबली वो भी जो है पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कौन से 10 विधायकों का जिक्र कर रहे थे दुष्यंत चौटाला, पहला सवाल ये। दूसरी बात यह है कि यहाँ कुछ भी खोने को अब दुष्यंत चौटाला के पास नहीं है। ना तो उनके विधायक उनके पास बचे हैं, ना उनका प्रदेशाध्यक्ष उनके पास बचा है, ना ही उनका संगठन उनके पास बचा है, ना ही संगठन में पदाधिकारी उनके पास बचे हैं। हाँ, बयान जरूर बचे हुए हैं दुष्यंत चौटाला के पास। वो बयान दुष्यंत चौटाला देते हुए नजर आ रहे हैं, पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उनका प्रदर्शन क्या होगा ये उचाना विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आसानी से समझा जा सकता है। जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। चूंकि चुनाव है तो ऐसे में सबको बराबरी का मौका मिलना ही चाहिए। तो ये जरूर मैं कह सकता हूं कि बेहद कमजोरी की स्थिति, बेहद विपरीत हालात का सामना गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी को अब करना है। जिक्र यहां पर आईएनएलडी और जेजेपी, आईएनएलडी और बसपा के गठबंधन का किया जाए तो यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं दरअसल ना तो गठबंधन के पास है, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है उसमें आमने सामने की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा था, बीजेपी के साथ जाने वाले लोग, मोदी को जिताने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग बीजेपी के साथ खड़े थे और मोदी को, बीजेपी को, हरियाणा प्रदेश में खट्टर को और अब नायब सिंह सैनी को हराने वाले लोग अब उनके विपक्ष में खड़े, यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी दूसरे नेता का, किसी भी दूसरे उम्मीदवार का भविष्य बेहद कमजोर माना जा सकता है, क्योंकि अब आमने सामने की स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ, एक बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के सामने जरूर मुझे नजर आ रहा है। जो बड़ी तादाद में संभावित मजबूत उम्मीदवार इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने बने हुए हैं, यहां एक को टिकट मिलेगा और निर्दलीय, मुझे लगता है कि 1 और 2 जो है कांग्रेस पार्टी के निर्दलीय विधायक चुनाव मैदान में सामने आ सकते हैं। आप एक और महत्वपूर्ण बात में यहां पर कहना चाहूंगा कि गठबंधन के साथ जाएंगे, मुझे इस बात पर भी शक है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो चेहरे थे वो यहां पर जननायक जनता पार्टी का टिकट हासिल कर चुनावी मैदान में उतरे भी और कुछ 10 के करीब जो कुल संख्या है वो जेजेपी ने हासिल की भी। लेकिन इस बार जननायक जनता पार्टी के पास वोट बैंक नजर नहीं आ रहा और इसी तरह की परिस्थिति यहां पर जो है गठबंधन की देखने को मिल रही है। चुनिंदा सीटें अगर छोड़ दे जहां पर बसपा का कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है और इक्का दुक्का अगर छोड़ दें जहां पर आईएनएलडी का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, बाकी कह सकते हैं कि करीब करीब पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी खास उम्मीद यहां पर गठबंधन की नहीं आ रही। चूंकि यहां पर जीत नजर नहीं आ रही, बड़ा वोट बैंक नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कि कोई जेजेपी का टिकट ले या फिर गठबंधन का टिकट ले, बेहतर कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर इसी में से संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहां से लोग निकलेंगे तो ज्यादातर मुझे लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर मानेंगे, क्योंकि उसके
बाद वो कहीं ना कहीं अपने आका का, अपने नेता का आशीर्वाद अंदर खाते हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो कि निर्दलीय को हासिल हो सकता है। लेकिन अगर वो गठबंधन के उम्मीदवार बनते हैं, जेजेपी के उम्मीदवार बनते हैं, तो फिर उन्हें अपने आका का, अपने नेता का जो समर्थन है, मौन समर्थन है, वो नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अंदर खाते जो कांग्रेस पार्टी में गेन करने की जो कोशिश की जाएगी, उसमें निर्दलीय रहकर ही ये लोग ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और यहां इनके अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं की बात करें तो उन्हें लगता है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गए तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी के लोग, या फिर बीजेपी का भी मैं जिक्र करूं तो यहां पर जो है जिन्हें टिकट हासिल नहीं होगा और बेहद मजबूत वो चेहरा होगा, तो फिर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। और अब जो मौजूदा जो कार्यकाल सरकार का था, उसमें निर्दलीयों ने जिस तरीके से सरकार को चलाने का काम किया और जिस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निर्दलीय विधायकों की बनी रही, तो मुझे लगता है कि किसी गठबंधन के साथ जाने से बेहतर यहां पर लोग पसंद करेंगे, मजबूत लोग पसंद करेंगे कि वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरें, निर्दलीय ही चुनाव जीते और उसके बाद जिसकी भी सरकार बने उसके साथ वो फिर आसानी से जा सकते हैं। वरना उनकी स्थिति रामकुमार गौतम जैसी होगी, जो पहले तीसरे दिन जो है जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला से नाराज नजर आए। वो उम्मीद करते रहे कि पूरे 5 साल दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दे, लेकिन रामकुमार गौतम को जेजेपी ने पार्टी से नहीं निकाला, अंदर ही अंदर वो छटपटाते रहे। तो इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए मुझे लगता है कि किसी गठबंधन की टिकट पकड़ने से बेहतर ये लोग जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरें और अपने नेता का आशीर्वाद हासिल कर अपने पर्सनल वोट बैंक के बूते जीत हासिल करें। वीरेंद्र जी, किस तरीके की परिस्थिति समीकरण बनते नजर आएंगे? क्योंकि अभय चौटाला को हमने कई बार कहते भी सुना, कई मंचों से वो ये कहते रहे कि खेल जरूर बिगाड़ूंगा। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा। अब विधानसभा चुनाव में बागियों पर जो नजर है इनेलो की और बसपा गठबंधन की और खासकर जेजेपी की, तो वो कितने सफल साबित होंगे? क्योंकि बागी जिस तरीके से महेश भी बता रहे हैं कि निर्दलीय लड़ना पसंद करेंगे, किस तरीके की समीकरण भूमिका बनती नजर आ रही है? देखिए, समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोक है, वो कितने वोट स्थिति में आ पाता है। खुद चुनाव जीत नहीं ना हो, हार जीत के अंतर को प्रभावित करने के साथ साथ पूरा ये प्रयास है कि हम राजनीति की छाप छोड़ें। जननायक जनता पार्टी का तो अब कोई आधार रहा ही नहीं है और नेशनल लोकदल में पिछली बार 1 सीट थी, तो इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी किसे गठबंधन कितना कारगर रहेगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी है। ये बात है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, जो बहुत चाहवान है, तो उनके सामने एक विकल्प है, क्या वो इनेलो बसपा गठबंधन की ओर जाएंगे, वहां टिकट लेने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन अपने प्रत्याशी पूरे नहीं ढूंढ पाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक अलग क्या मुकाबले की स्थिति बनेगी, क्या तीसरा जो अब मोर्चा वो प्रभावी भूमिका में निभाएगा। जननायक जनता पार्टी अब आम आदमी का पार्टी पर जो है वो पासा फेंक रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब कैसे उसके साथ गठबंधन करेगी। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने का है। तो इस स्थिति के अंदर ये तीसरा मोर्चा कितना प्रभावी हो पाए ये अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी, जिसका हरियाणा में कोई विशेष आधार नहीं है, वो भी अपना अस्तित्व दिखाना चाहती है। तो मुकाबला तो इन दो दलों में है, लेकिन एक बात ये माननी पड़ेगी, इन दोनों दलों को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। दोनों दलों में भी क्योंकि टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा है, कांग्रेस के लिए स्थिति ज्यादा गंभीर है। और जिस तरह से कांग्रेस में कल बैठक हुई है, तो उस बैठक के अंदर कोई सहमति नहीं बनी। तो अब जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन, उनकी मुख्य भूमिका रहने वाली है। अब जो सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी, जो 90 विधानसभाओं के क्षेत्रों में इन्होंने सर्वे की टीमें भेजी हैं, वो सीधा अब अजय माकन को रिपोर्ट करेंगी और अजय माकन पार्टी अध्यक्ष को और राहुल गांधी जी को रिपोर्ट देंगे। तो उसके बाद ही स्थिति बनेगी कांग्रेस के टिकटों का वितरण किस आधार पर होगा। कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी अभी हावी रहने वाली है और नेताओं में वर्चस्व की होड़ है। ये पार्टी हाईकमान को भी मालूम है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर टिकटों का फैसला नहीं हो सका था, वो स्थिति विधानसभा चुनाव में भी रहने वाली है। वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम वो ये कि जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ राजनीतिक दिग्गजों ने दल परिवर्तन भी किया, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। और ऐसे ही अभी हमने देखा हाल फिलहाल में कुछ बीजेपी के जो दिग्गज थे वो कांग्रेस का दामन थामते नजर आए और कांग्रेस के कुछ नेता दल बदलते हुए बीजेपी में आते नजर आए। तमाम नाम हैं कांग्रेस के 4 दशक तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह, और उसके बाद वो फिर
बीजेपी में आए और बीजेपी के बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए अपने बेटे के साथ। ऐसे ही तमाम नाम, विजय जैन भी थे, हालांकि वो उतने प्रभावी नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का रुख किया। रामकरण काला कांग्रेस में चले गए और जोगीराम सिहाग संकेत दे रहे हैं, जेजेपी के विधायक है, कि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी की तरफ जाएंगे। ऐसे में जो नाराजगी है, जो टिकटों की एक महत्वाकांक्षा है, क्या उसको पार्टी संभालने में सक्षम होगी? क्या कोई सटीक फॉर्मूला निकाला जाएगा कि भाई चलो टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो चलो ये अगला विकल्प ये हो सकता है, उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, प्रयास तो किया जाएगा, कांग्रेस जो है को कुछ कारण करेगी। देखिए, जितने भी लोग अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल करा रहे हैं, उदय भान शामिल करवा रहे हैं, या कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला, तो सभी लोगों को ये कहना जा रहा है कि अगर हम आपको टिकट नहीं दे सके तो आपको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस तरह अब देखिए, अशोक तंवर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, लोकसभा चुनाव लड़ाया, सिरसा से नहीं जीत पाए। अब भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करने जा रही है कि अशोक तंवर को जीटी रोड बेल्ट के किसी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से, यह नीलोखेड़ी भी हो सकता है या इसराना भी हो सकता है, तो वहां से उनको चुनाव लड़वाया जाए। ये कभी एक विचार है, पार्टी इस पर विचार कर रही है। और अशोक तंवर की रुचि तो नीलोखेड़ी में बताई जाती है, लेकिन नीलोखेड़ी में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना आधार है। तो ये अगर मान लीजिए इन लोगों को टिकट दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं से जो रायशुमारी की गई है उसका क्या असर होगा? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा नहीं गया, हमसे जब पूछा गया उसमें तो ये नाम शामिल नहीं थे, अब ये पैराशूट से कैसे उम्मीदवार आ गए? यही स्थिति अब करनाल की है। करनाल में नायब सैनी खुद चुनाव लड़ेंगे या लाडवा से लड़ेंगे या अपने पुराने नारायणगढ़ से लगेंगे, तो ये भी एक स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को भी सामना करना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति सरल है। भारतीय जनता पार्टी में भी काफी द्वंद है। और भारतीय जनता पार्टी के जैसे अब देखिए, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, वो 76 वर्ष के हो गए, क्या पार्टी उन्हें इस बार फिर चुनाव लड़ाना चाहेगी? चौधरी रंजीत सिंह तो 76 को भी पार कर चुके हैं, क्या पार्टी उनको टिकट देना चाहेगी? प्रोफेसर रामविलास शर्मा 72-73 वर्ष के हो गए, क्या पार्टी उनको टिकट देगी या उनके बेटे गौतम शर्मा को टिकट देगी? ये कई स्थिति बनी हुई है। पार्टी के लिए अंदर भी अंदर द्वंद है। ये पार्टी को सिद्धांतिक स्तर पर फैसला करना है कि किसको टिकट देना है, किसके परिवार के सदस्य को टिकट देना है। आरती राव भी टिकट मांग रही है, कृष्ण पाल गुर्जर भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, और नेता भी अपने अपने कर रहे हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह भी मांग रहे हैं। तो इसलिए पार्टी के सामने एक स्थिति बनी हुई है कि जो परिवार के लोग हैं, एक परिवार एक टिकट का फार्मूला क्या इस बार अभी तक टूट जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार की सत्ता पाने की चाह में अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेगी? तो सबकी निगाहें इस ओर भी है। बिल्कुल। महेश, अगर हम हरियाणा की सियासत की और गहनता से बात करें तो बीते चुनाव को अगर इस आगामी विधानसभा चुनाव से अगर हम तुलनात्मक तौर से देखें तो क्या कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? क्या कुछ बीच का फॉर्मूला, क्योंकि तमाम बड़े बड़े प्रयोग भी हमने देखे तमाम सियासी दलों के द्वारा किए गए, अब ऐसे में जो बागी हैं, बागी ना हो, उनको क्या मान मुरव्वल के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा या फिर कोई और तरकीब अपनाई जाएगी जिससे कि निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय रूप में भी ना लड़ें और पार्टी में भी रहें, संगठित रहें? देखिए, आप बदले ट्रेंड्स का जिक्र कर रहे हैं, तो वो बदले ट्रेंड्स को लेकर इतना जरूर मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक बदला ट्रेंड यहाँ पर जो देखने को मिला वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। मुझे लगता है कि अगर आने वाला विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा प्रदेश की जनता अगर लड़ने लगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करने की स्थिति सामने आ सकती है। मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों से कहीं ज्यादा जो सक्रियता है वो वोटर्स में देखने को मिल रही है। अगर इंतजार का जिक्र किया जाए तो यहां पर नेताओं से ज्यादा, राजनीतिक दलों से ज्यादा इंतजार वोटर्स में देखने को मिल रहा है। अगर ये वोटर्स का इंतजार किसी नतीजे तक पहुंचता है तो फिर एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद आप हरियाणा प्रदेश में कर सकते हैं। और यहां यही एक बदला ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। और खास बात यह भी कि बड़े चेहरों के साथ अब जनता का समर्थन कम हो चुका है। ये जो नए चेहरे, छोटे परिवारों के जो बच्चे हैं या कहें कि साधारण परिवारों के जो बच्चे हैं, वो अब अपने वर्चस्व को कहीं ना कहीं साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो स्वीकार्यता का स्तर है वो बढ़ रहा है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े घराने, राजनीतिक घरानों से इतर यहां पर जो नए जो लोग हैं, नए जो चेहरे हैं, वो अपनी प्रामाणिकता के साथ सामने आ रहे हैं, अपने कनेक्ट के साथ सामने आ रहे हैं और एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले प्रोग्रामों में भी मैं ये बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था लोकसभा चुनाव का, जो टर्निंग पॉइंट मैं मानता
मानता हूं वो उम्मीदवारों का सही चयन, 1 और 2 सीटों को अगर छोड़ दूं तो ज्यादातर जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सही उम्मीदवारों का चयन किया गया। अगर लोकसभा चुनाव के दौरान भी सही उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी ने किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और यहां भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो यहां ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है और बेहद संजीदगी की स्थिति यहां पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इलेक्शन का आगाज करने खुद अमित शाह महेंद्रगढ़ की धरती पर पहुंच जाते हैं, एक के बाद एक रैलियां करते हैं और उसके बाद जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा जा रहा है कि बैठक में, हरियाणा चुनावों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, वो शामिल रहेंगे, तो यह समझा जा सकता है कि संजीदगी किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा चुनावों को लेकर देखने को मिल रही है। जबकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति है, यहां पर एंटी इनकमेंसी को लेकर खुशनुमा माहौल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, बिना इस बात को समझे कि ग्राउंड जीरो पर परिस्थिति क्या है, जिताऊ चेहरा कौन सा है, जिताऊ लोग कौन हो सकते हैं, किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट वो करेंगे, तमाम उन पहलुओं पर गौर किए बिना यहां कांग्रेस पार्टी के लोग खुशी लगातार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंटी इनकमेंसी का सहारा है और इस बार सरकार वो बनाने जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हरियाणा प्रदेश में है जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार है ही नहीं। आज की तारीख में भी जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास उन विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। तो ऐसे में यहां तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैनेजमेंट प्लानिंग के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत कुछ प्लान करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को आज है। लेकिन बदले माहौल में कांग्रेस पार्टी एंटी इनकमेंसी के सहारे ही सरकार बनाने के दावे और एक के बाद एक बड़े दावे सामने रख रही है, जबकि ग्राउंड जीरो की हकीकत को समझने की जरूरत अभी कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में शॉर्ट में लेना चाहूंगा आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी तो उम्मीदवारों में उलझे हुए हैं। कांग्रेस की ज्यादा इसलिए वो है कि कांग्रेस में अभी जो है सारी गतिविधियां दिल्ली में केंद्रित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव के स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकों का स्तर होना चाहिए, वो शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल जो है पट्टी कराना में अलग ढंग से बैठक हुई, जो संघ के पदाधिकारी शामिल थे, वहां चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। और प्रवासी जो है संयोजक भी है, जब मतलब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के जो सांसद और विधायक हैं, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। वो आकर यहाँ कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, बूथ स्तर की बैठकें कर रहे हैं, उन्हें प्रवासी संयोजक बनाया गया है। मतलब जो राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां व्यापक स्तर पर है। और जो कांग्रेस है वो अभी सिर्फ टिकटॉक के द्वंद्व में फंसी हुई है, उसके कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं किया जा रहा। चुनावी जो रचना होनी चाहिए थी, चुनावी रणनीति बनानी चाहिए थी, उस स्तर पर कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल ये कि आगे इनेलो और जो बसपा का गठबंधन है वो क्या गोल खिलाएगा। जजपा भी हुंकार भर रही है, सभी 90 के 90 विधानसभा सीटों पर ये सियासी दल भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बागियों पर नजर है, कांग्रेस और बीजेपी के बागी क्या इन जो दल हैं इनेलो और बसपा या फिर जेजेपी इनके खेवनार बनेंगे, देखने वाली बात होगी। और किस तरह से रणनीति के तहत कांग्रेस और बीजेपी, और दो दिग्गज पार्टियां जिनमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर हर उम्मीदवार को किस तरह साधते नजर आएंगे, ये भी सवाल है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।